अब हम बात करते हैं, चैप्टर का नाम है गवर्नमेंट बजट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही ज्यादा जबरदस्त चैप्टर है। कई सारे क्वेश्चन इसमें एग्जाम में बनते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है, गवर्नमेंट बजट जो है क्या होता है, सरकार के पास कहाँ कहाँ से पैसा आता है और सरकार उस पैसे को कहाँ कहाँ पे खर्च करती है, और जिस भी टाइप का पैसा आता है वो किस टाइप का होता है। दो तरीके का होता है, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक होता है कैपिटल रिसिप्ट। तो जो भी पैसा आ रहा है, जो भी पैसा खर्च हो रहा है, वो किस नेचर का है और हमें बजट जो है क्यों बनाना चाहिए, क्या उसका ऑब्जेक्ट है बजट को बनाने का, ये सारी की सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर जो है हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई गवर्नमेंट बजट का मीनिंग क्या है। कह रहा है बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड ऑफ द गवर्नमेंट रिसिप्ट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फिस्कल या फाइनेंशियल ईयर विच स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। एक साल के अंदर अंदर जो कि जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर है, जो भी आपका फिस्कल ईयर है, एक साल के अंदर अंदर सरकार के पास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है, जो आपने पहले भी गलती करी थी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है भाई, एस्टिमेटेड वर्ड लिखा हुआ है, एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड का मतलब क्या होता है, एस्टिमेटेड का मतलब होता है अप्रोक्स, एक अंदाजा के आने वाले साल में सरकार के पास कितनी रिसिप्ट आ सकती है और कितना एक्सपेंडिचर अंदाजा अप्रोक्स सरकार कर सकती है, उस चीज को गवर्नमेंट बजट कहते हैं। एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल कैसे हो जाएगा भाई, आप अभी 2021 में हो तो आप जो बजट बना रहे हो 2022 के लिए बता रहे हो कि मेरे पास 2000 बजट जो है आने वाले साल के बारे में आपको बताता है, ठीक है। क्या आने वाले साल में मेरे पास यहाँ यहाँ से पैसा आ सकता है और इतना आ सकता है अप्रोक्स, और यहाँ यहाँ मैं इस पैसे को खर्च करने वाला हूँ, ये प्रोग्राम ये पॉलिसी मैंने बनाए हैं और ये हम करने वाले हैं, इतने स्कूल इतने हॉस्पिटल इतने सड़कें ये सब हम करेंगे। तो भाई ये एक अप्रोक्स है, एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल इससे ज्यादा भी हो सकता है, एक्चुअल इससे कम भी हो सकता है, तो एक्चुअल का कुछ नहीं पता, सिर्फ एस्टिमेटेड है। ये सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, जो आपने गलती करी थी उस चीज को गवर्नमेंट बजट कहते हैं। और कोई भी गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, सबको अपना बजट जो है बनाना पड़ता है। हर साल फेब्रवरी के फर्स्ट डे को जो है बजट जो है पार्लियामेंट के अंदर प्रस्तुत किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। अभी जैसे आया था 1 फरवरी 2021 में अभी बजट आया था। तो बजट बनाने के ऑब्जेक्ट क्या है, बजट जो है क्यों बनाया जाता है। सबसे पहले कह रहा है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। सबसे पहले कह रहा है द गवर्नमेंट यूज फिस्कल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडी टू इम्प्रूव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर क्या है, अमीर और गरीब का खेल है, सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं इंडिया के अंदर अमीरों की कुछ और इनकम है, गरीबों की कुछ और इनकम है। एक डॉक्टर एक ऑपरेशन करके 1 घंटे में 1 लाख रुपए छाप देता है, वहीं दूसरा बंदा बेचारा साल में 1 लाख नहीं कमा पा रहा। तो ये जो डिफरेंस है ये बहुत ही ज्यादा है। तो सरकार इस चीज को ठीक करने के लिए दो चीजों का हेल्प लेती है, जिसको फिस्कल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। इसके अंदर टैक्स और सब्सिडीज आती है, जिसमें सरकार अमीरों की इनकम पे तो टैक्स लगा देती है और गरीबों को देती है सब्सिडी, जो भी पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं। तो ये हो गया सबसे पहला कि इकोनॉमी के अंदर इनकम इनक्वालिटीज ना रहे, इनकम इनक्वालिटीज को ठीक करने के लिए फिस्कल इंस्ट्रूमेंट का यूज करती है, ताकि इनकम एंड वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ठीक हो सके। दूसरा जो है वो है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। द गवर्नमेंट सिक्स टू रीएलोकेट रिसोर्सेज विद अ व्यू टू बैलेंस द गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। जैसे कि आप जानते हैं दो तरीके के प्रोड्यूसर होते हैं, एक होते हैं प्राइवेट और एक होते हैं पब्लिक। प्राइवेट वाले किस लिए काम करते हैं, प्रॉफिट के लिए। पब्लिक वाले किस लिए काम करते हैं, सोशल के लिए। तो प्राइवेट वाला तो कभी भी सोशल के लिए काम कर ही नहीं सकता, वो तो हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करेगा। तो सोशल वेलफेयर का जो काम है वो बेसिकली सरकार ही करती है, पब्लिक सेक्टर ही करता है। तो जितने भी सरकारी स्कूल सरकारी हॉस्पिटल वगैरह होते हैं, अगर सरकार इनकी तरफ ध्यान ना दे तो प्राइवेट वाला तो करने का नहीं, तो इसकी तरफ ध्यान किसको देना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा। सरकार को देखना पड़ेगा कि भैया हम कैसे जो है सोशल वेलफेयर और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन दोनों के अंदर बैलेंस बना के रखें। मतलब ऐसा नहीं सारा का सारा प्राइवेटाइजेशन ही हो रहा है, सब कुछ प्राइवेट वाले ही कर रहे हैं। प्राइवेट
और सरकारी दोनों होने चाहिए। प्रॉफिट मतलब ऐसे प्रोड्यूसर भी होने चाहिए जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करा रहे हैं, और ऐसे भी होने चाहिए जो सोशल वेलफेयर का काम कर रहे हैं। दोनों में बैलेंस बना हुआ होना चाहिए। दोनों में से कोई भी चीज ना तो ज्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी बना के रखता है। जैसे कि बेटा अभी हमने पहला वाला दूसरा वाला एक और बार बता दो। पहले वाला जो है वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इसका मतलब है इंडिया के अंदर क्या है, इनकम इनइक्वालिटीज है। अमीरों की कुछ और इनकम है, गरीबों की कुछ और इनकम है। तो उस इनकम इनइक्वालिटीज को ठीक करने के लिए सरकार फिस्कल इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेती है, जिसके अंदर दो चीजें आती हैं, टैक्स और सब्सिडी। अमीरों की इनकम पे टैक्स और गरीबों को देती है सब्सिडी, ताकि जो इनकम इनइक्वालिटीज है वो ठीक हो सके। पहले वाले के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इसमें लोगों की बात हो रही है, ठीक है। और दूसरा वाला जो है वो है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, के दो तरीके के प्रोड्यूसर होते हैं। पहले वाला जो ऑब्जेक्ट है वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, दूसरे वाला जो ऑब्जेक्ट है वो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। कि भाई दो तरीके के प्रोड्यूसर होते हैं, एक होते हैं आपके प्राइवेट और एक होते हैं आपके पब्लिक, ठीक है। प्राइवेट वाले काम करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, पब्लिक वाले काम करते हैं सोशल वेलफेयर के लिए। तो ना तो ऐसा होना चाहिए कि सारे के सारे प्रोड्यूसर प्रॉफिट वाले हों, प्राइवेट वाले हों, ना तो ऐसा होना चाहिए कि सोशल वाले हों। सोशल काम कौन करता है, सोशल वाला जो है सरकार ही करती है। सरकार को ही हॉस्पिटल वगैरह स्कूल वगैरह जितनी भी सरकारी वो है जो सोशल वेलफेयर का काम करती है, सब सरकार को ही देखना है। तो सरकार को बजट बनाना क्यों जरूरी है, सरकार को अपने बजट के अंदर देखना पड़ेगा कि भैया इसके अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और कहाँ कहाँ स्कूल और कहाँ कहाँ हॉस्पिटल खोलने चाहिए। क्योंकि प्राइवेट वाला तो इस सेक्शन के अंदर आएगा ही नहीं। तो अगर प्राइवेट वाला आएगा ही नहीं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको लेनी पड़ेगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार को ही अपने ऊपर लेनी पड़ेगी कि कैसे सोशल वेलफेयर को बढ़ाया जाए। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का ये मतलब होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया दो तरीके की सिचुएशन होती है। एक होता है इन्फ्लेशन, डिमांड बहुत ही ज्यादा, एक होता है डिफ्लेशन, डिमांड बहुत ही ज्यादा कम है। तो डिमांड जब बहुत ही ज्यादा होती है और जब डिमांड बहुत ही ज्यादा कम होती है, तो अभी हमने पीछे पढ़ा बैंक वाले चैप्टर के अंदर कि आरबीआई कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की जो सिचुएशन होती है उसको कंट्रोल में करता है। दो बंदे कंट्रोल में करते हैं सिचुएशन को, एक तो आरबीआई और दूसरा करती है सरकार। सरकार क्या करती है, सरकार जो है, सरकार क्या करती है, सरकार जो है, सरकार के पास भी दो चीजें होती हैं, ठीक है। एक तो एक्सपेंडिचर और एक रिसिप्ट, अभी हम पढ़ेंगे। तो सरकार अपने एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट को बढ़ा घटा के इकोनॉमी को स्टेबल करने का वो करती है कि डिमांड ना तो बहुत ही ज्यादा हो ना ही बहुत कम हो। और लास्ट है, जितने भी पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं, जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं, उनको मैनेजिंग का काम करती है। मतलब कि अच्छी तरीके से ग्रोथ थ्रू पब्लिक एंटरप्राइजेस टू यूज ऑन सोशल वेलफेयर रेथर देन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कि भाई जितनी भी जितनी भी पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं वो जो है ज्यादा से ज्यादा सोशल वर्क वगैरह कर सके, जितने भी उनके पास रिसोर्सेज है अच्छे से अच्छे तरीके से एफिशिएंट तरीके से काम कर सके, उसको मैनेज करने का काम करती है। रफली तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। बाकी इसमें क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आपको कई सारे ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इसमें से जो है कौन सा गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्ट है, इसमें से कौन सा गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये तो बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और ये चार तो ये है ही, ठीक है। तो इस तरीके से इस पे एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, ये आपको जो है ध्यान रखना है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब आते हैं हम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम है कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट। इसके अंदर जो है इसके कंपोनेंट क्या क्या है, तो देखिए इसके अंदर जो कंपोनेंट है, भाई हमने बोला ये किन चीजों के बारे में बताती है कि सरकार के पास कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है और सरकार उस पैसे को कहाँ कहाँ पे खर्च करने वाली है, उसके बारे में आपको बताता है। तो इसके जो कंपोनेंट होते हैं वो भी दो होते हैं, एक होते हैं बजट रिसिप्ट, और दूसरी जो होती है इसके अंदर वो होता है आपका, एक होता है बजट रिसिप्ट और एक होता है आपका बजट एक्सपेंडिचर। तो दो ही रिसिप्ट, दो तरीके के इसके कंपोनेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कि बजट रिसिप्ट जो है, बजट रिसिप्ट जो है वो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। बजट रिसिप्ट रेफर टू द एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट
फ्रॉम ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। सरकार को सरकार को एक साल के अंदर अंदर सरकार को एक साल के अंदर अंदर उसके जितने भी सोर्सेज हैं, जितने भी उसके जितने भी सोर्सेज हैं, उससे उसको जितनी भी रिसिप्ट मिलती है, वो भाई क्या कहलाती है, वो आपकी कहलाती है बजट रिसिप्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं वो बना रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। बजट रिसिप्ट जो आती है ना, बजट रिसिप्ट, इसको यहाँ से समझेंगे। बजट रिसिप्ट क्या है? सरकार के पास जितने भी सोर्स होते हैं, उसको उससे जितनी भी इनकम मिलती है, वो बजट रिसिप्ट कहलाती है। अब जितने भी सोर्स होते हैं, सरकार के पास दो सोर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका रिवेन्यू रिसिप्ट, और एक होता है आपका कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, इन दोनों सोर्सेस से, जैसे उसने यहाँ पे बोला है ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर, तो इन दोनों सोर्सेस से सरकार के पास जितनी भी रिसिप्ट आ रही है, वो बजट रिसिप्ट कहलाती है। अब जो रिवेन्यू रिसिप्ट होती है, ये रिवेन्यू रिसिप्ट जो है, ये दो तरीके की होती है। कौन कौन सी होती है? पहली होती है टैक्स रिसिप्ट, दूसरी होती है नॉन टैक्स रिसिप्ट। एक होती है टैक्स और एक होती है नॉन टैक्स। तो हम पढ़ेंगे, अभी तो मैंने बजट रिसिप्ट पढ़ा, हम पढ़ेंगे रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, फिर पढ़ेंगे कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, फिर पढ़ेंगे टैक्स रिसिप्ट क्या होती है, फिर पढ़ेंगे नॉन टैक्स रिसिप्ट क्या होती है। और ये जो टैक्स वाली होती है, टैक्स रिसिप्ट, ये भी जो है आपकी टैक्स रिसिप्ट, ये भी आपकी दो तरीके की होती है। एक होती है आपकी ये जो ये वाली है, ये भी दो तरीके की होती है। कौन कौन सी? एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स, और एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, ये सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे। तो अभी हमें ये वाला पोर्शन पढ़ना है। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, टैक्स रिसिप्ट क्या होती है, नॉन टैक्स रिसिप्ट क्या होते हैं, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें जरा देखते हैं। तो बजट रिसिप्ट क्या है? ये भी कह सकते हो रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट का जो सम है, वो बजट रिसिप्ट है। या सरकार को एक साल के अंदर अंदर उसके जितने भी सोर्सेज है, उससे उसको जितनी भी इनकम मिल रही है, वो आपकी बजट रिसिप्ट का एग्जाम्पल है। अब क्वेश्चन है अब क्वेश्चन है रिवेन्यू रिसिप्ट जो है, रिवेन्यू रिसिप्ट जो है, ये आपकी क्या कहलाती है? रिवेन्यू रिसिप्ट जो है, ये क्या होती है? कह रहे हैं रिवेन्यू रिसिप्ट आर दोज एस्टिमेटेड रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फिस्कल विच डू नॉट अफेक्ट एसेट और लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट। कह रहे हैं वो रिसिप्ट, ठीक है, वो रिसिप्ट जो कि वो रिसिप्ट जो कि एसेट और लाइबिलिटी के स्टेटस पे अफेक्ट डालती है, एसेट और लाइबिलिटी के स्टेटस पे अफेक्ट डालती है, वो आपकी क्या कहलाती है? वो आप सॉरी, वो रिसिप्ट जो एसेट और लाइबिलिटी के स्टेटस पे इफेक्ट नहीं डालती, वो आपकी रिवेन्यू रिसिप्ट कहलाती है। ये जो पूरा चैप्टर है, दो वर्ड का खेल है, एक तो एसेट और एक लाइबिलिटी। ठीक है, तो अगर सरकार के पास पैसे आ रहे हैं, और वो पैसे से ना तो सरकार का कोई एसेट इफेक्ट हो रहा, ना लाइबिलिटी इफेक्ट हो रही, वो पैसे रिवेन्यू रिसिप्ट के एग्जाम्पल कहलाते हैं। मतलब सरकार के पास ऐसा पैसे आए, और जो पैसे आए, ना तो सरकार ने अपना कोई एसेट सेल किया, ठीक है, और ना ही सरकार ने किसी से उधार मांगे, ठीक है, किसी से बोराइंग्स भी नहीं ली, और लेकिन फिर भी सरकार के पास पैसे आ रहे हैं। ना ही कोई एसिड बेचा सरकार ने अपना, ना सरकार ने किसी से उधार मांगे, बोरिंग्स भी नहीं ली। 1 मिनट सर। उसने बोला कि भाई वो पैसे जो सरकार के पास आ रहे हैं, और
उससे सरकार की एसेट और लायबिलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। डू नॉट अफेक्ट एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट, वो पैसे सरकार के रिवेन्यू रिसिप्ट कहलाते हैं। मतलब ना तो सरकार ने अपना कोई एसेट बेचा, ना तो सरकार ने अपना कोई एसेट सेल करा, ठीक है, ना ही सरकार ने किसी से उधार मांगे। इसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, एसेट सेल करा को इसको बोलेंगे ना तो सरकार का कोई एसेट डिक्रीज हुआ, सेल करेंगे तो एसेट डिक्रीज होता है, एसेट बेचेंगे तो ही तो पैसा आएगा। ना तो सरकार का कोई एसेट डिक्रीज हो रहा और ना ही सरकार ने किसी से उधार मांगे, ना ही सरकार के ऊपर किसी तरीके की कोई लाइबिलिटी जो है ना ही वो क्रिएट हो रही, ना एसेट घट रहे ना लाइबिलिटी क्रिएट हो रही। ऐसे पैसे जो हैं क्या कहलाते हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट का एग्जाम्पल कहलाते हैं। जैसे इसने यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों का, दीज रिसिप्ट डू नॉट क्रिएट एनी कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी, मतलब सरकार के पास जो पैसे आ रहे हैं उससे सरकार के ऊपर कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्स रिसिप्ट, सरकार के पास टैक्स से जितना भी पैसा आता है, सरकार के पास टैक्स से जितना भी पैसा आता है तो उससे सरकार के ऊपर लाइबिलिटी नहीं बन रही है कि भाई, उससे सरकार के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं बन रही है कि भाई सरकार को वो पैसे वापस करने हैं, फ्यूचर के अंदर ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई उधार, नहीं, सरकार टैक्स का पैसा कोई भी वापस नहीं करती। तो ये पैसे ना सरकार ने अपना कुछ बेचा, ना सरकार के ऊपर कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही, लेकिन फिर भी पैसे आ रहे हैं। ये एग्जाम्पल है आपका लाइबिलिटी का। और जैसे जितने भी फीस फाइन ग्रांट्स आते हैं, ये वाला कौन सा पैसा है, ये है ना कोई एसेट रिड्यूस हो रहा, सरकार ने अपना कुछ नहीं बेचा, लेकिन जितने भी फीस के पैसे होते हैं, जितने भी फाइन जुर्माने लगते हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजों के, ठीक है, और जितनी भी चीजें आती हैं, ये सारे के सारे पैसे सरकार के पास कैसे आ रहे हैं, ना तो अपना सरकार कुछ बेच रही और ना ही सरकार किसी से उधार मांग रही। तो वो पैसे जो सरकार के ना तो एसेट को डिक्रीज कर रहे ना सरकार के ऊपर कोई लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे, वो पैसे जो हैं रिवेन्यू रिसिप्ट का एग्जांपल कहलाते हैं। दोनों के ने लाइबिलिटी का भी दे दिया और एसेट का भी दे दिया। लेकिन अब ये पढ़ा रहा है आपको टैक्स रिसिप्ट क्या होती है। मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको ये पढ़ाया कि भाई जो बजट रिसिप्ट होती है ये दो तरीके की होती है, रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। और रिवेन्यू रिसिप्ट दो तरीके की होती है, टैक्स और नॉन टैक्स। फिर टैक्स वाली पढ़ेंगे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो बजट रिसिप्ट क्या है, जितने भी सोर्सेज से पैसा आ रहा है वो बजट रिसिप्ट है। रिवेन्यू रिसिप्ट कौन सी है, जो एसेट और लाइबिलिटी पे इफेक्ट नहीं डाल रही, वो रिवेन्यू है। अब बढ़ा रहा है टैक्स रिसिप्ट कौन सी होती है। टैक्स रिसिप्ट एक कंपलसरी पेमेंट होती है जो कि एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड फर्म को गवर्नमेंट को करनी पड़ती है, वो टैक्स रिसिप्ट होती है। टैक्स कई सारे तरीके के होते हैं, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है और इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन जो है शिफ्ट नहीं हो सकता, ठीक है। बर्डन शिफ्ट होने का मतलब क्या है, ये टैक्स उसी को पे करना पड़ता है जिसके ऊपर लगता है, जैसे इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स, इसका एग्जांपल याद रखना है। और इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन शिफ्ट हो सकता है किसी दूसरे पर्सन पे, ठीक है। जीएसटी इसका एग्जांपल है, ये आपको ध्यान रखना है। बस ये दोनों टैक्स याद रखने हैं। और ये ध्यान रखना है जो डायरेक्ट टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स ये कैसे होते हैं, यहाँ पे दो वर्ड लिखे हुए हैं, एक होता है प्रोग्रेसिव, एक लिखा हुआ है रिग्रेसिव। तो जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं ये होते हैं प्रोग्रेसिव नेचर के, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं ये होते हैं प्रोग्रेसिव नेचर के, और इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं ये होते हैं आपके रिग्रेसिव नेचर के। अब क्वेश्चन ये है कि ये प्रोग्रेसिव नेचर और ये रिग्रेसिव नेचर ये क्या होता है। प्रोग्रेसिव नेचर का मतलब ये होता है कि टैक्स रेट इंक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स की रेट भी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे इनकम घटेगी टैक्स रेट भी घटती रहेगी। तो जिसका इनकम के साथ, जिसमें टैक्स रेट फिक्स नहीं है, टैक्स रेट बढ़ती रहेगी इनकम के साथ साथ, वो प्रोग्रेसिव है। जैसे जितनी ज्यादा आपकी इनकम उतनी ज्यादा टैक्स रेट आपको देना पड़ता है। जैसे इनकम टैक्स में अलग अलग स्लैब बने हुए हैं, ठीक है, 2.5 से 5 लाख, 5 से 10 लाख, 10 लाख से ऊपर, अलग अलग तरीके के स्लैब बने हुए हैं कि आप किस कैटेगरी के अंदर जो है लाई कर रहे हैं, आपकी इनकम कितनी बन रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको टैक्स देना पड़ेगा।
तो प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जिसमें टैक्स रेट बढ़ती रहती है, और रिग्रेसिव का मतलब ये होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिग्रेसिव टैक्स इम्प्लाई दैट टैक्स रेट डिक्रीज विद डिक्रीज इन इनकम, जिसमें टैक्स रेट जो है वो डिक्रीज होती रहती है इनकम घटने के साथ साथ। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जितने भी डायरेक्ट वाले होते हैं वो प्रोग्रेसिव नेचर के होते हैं, जितने भी इनडायरेक्ट वाले होते हैं वो रिग्रेसिव नेचर के होते हैं। एंड डायरेक्ट टैक्स वो है जिसका बर्डन शिफ्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट वो है जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता। डायरेक्ट का एग्जांपल ये, इनडायरेक्ट का जीएसटी हो गया। बाकी ये हमें कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये थे टैक्स रिसिप्ट। नॉन टैक्स रिसिप्ट का अगर हम एग्जांपल बोलें, नॉन टैक्स रिसिप्ट क्या है? टैक्स को छोड़कर सरकार के पास जिस जिससे पैसा मिल रहा है वो नॉन टैक्स है। बस इसका ये ध्यान रखना है, फीस फाइन, बस एक इसका सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। फीस ध्यान रख लीजिए, फाइन याद रख लीजिए, एस्टेट याद रख लीजिए, इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज, ये बस इसकी हेडिंग याद रखनी है और ये कुछ नहीं पढ़ना अंदर। फीस फाइन एस्टेट, बस ये ध्यान रखना। ये नॉन टैक्स रिसिप्ट के एग्जाम्पल है। नॉन टैक्स रिसिप्ट का मतलब है टैक्स को छोड़कर सरकार के पास जहां जहां से पैसा आ रहा है वो नॉन टैक्स रिसिप्ट का एग्जांपल है, और कुछ नहीं पढ़ना इसके अंदर। अब आती है कैपिटल रिसिप्ट। क्या है वो रिसिप्ट? रेवेन्यू कौन सी थी? जो सरकार के एसेट और लायबिलिटी पे इफेक्ट नहीं डाल ली। कैपिटल कौन सी होगी? जो इफेक्ट डाल रही है। वो रिसिप्ट जो एसेट और लायबिलिटी पे इफेक्ट डाल ली है वो कैपिटल रिसिप्ट है। मतलब कि वो रिसिप्ट जिससे सरकार का एसेट डिक्रीज हो जाए या सरकार के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो जाए, वो क्या कहलाएगी? वो रेवेन्यू कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगी। एसेट डिक्रीज होने का मतलब सरकार के पास जो पैसे आ रहे हैं, या तो सरकार ने अपना कुछ सेल किया है या सरकार ने किसी से वो पैसे उधार में मांगे हैं। सरकार ने किसी से लोन लिया है, सरकार ने किसी से बोरिंग ली है, तो इससे फ्यूचर में लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, कि वो पैसे वापस देने हैं। अगर या तो एसिड बेचा या सरकार ने कुछ उधार में मांगा किसी से, अगर इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन है तो वो कंडीशन जो है कैपिटल रिसिप्ट का एग्जांपल कहलाती है, क्योंकि इससे या तो एसिड घट रहे हैं या लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। दोनों में से जो है, दोनों में से कोई एक सिचुएशन होगी, दोनों नहीं होगी। या तो एसिड पे इफेक्ट पड़ेगा या लायबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, दोनों पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है कहता है, अब इसका एक एग्जाम्पल कौन से हैं? जैसे कि मान लो सरकार ने किसी से उधार ले लिया बोराइंग, तो भाई लायबिलिटी बन जाएगी, पैसा वापस देना है। या यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है बेटा, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनिएगा, ये आता है एग्जाम में। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब सरकार अपनी कंपनी के कुछ शेयर, पब्लिक कंपनी के कुछ शेयर प्राइवेट वाले को बेच देती है, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। इंडियन वाली बुक में भी पढ़ा है हमने। तो सरकार अपनी कंपनी के कुछ शेयर बेच रही है, तो वो चीज सरकार के लिए एसेट थी, लेकिन सरकार उस चीज को बेच रही है तो उसका एसेट रिड्यूस हो रहा है, इसलिए डिसइन्वेस्टमेंट किसका एग्जांपल है? कैपिटल रिसिप्ट का। सरकार के पास पैसे तो आ जाएंगे लेकिन अब उसके शेयर कम हो जाएंगे, तो डिसइन्वेस्टमेंट इसका एग्जांपल है। या यहाँ पे लिखा हुआ है रिकवरी ऑफ लोन। सरकार ने किसी को लोन दिया था तो सरकार को उससे पैसे वापस लेने हैं। जैसे सरकार ने जिसको लोन दिया था, मान लो सरकार ने मुझे लोन दे दिया, तो मैं सरकार का डेटर हूँ, ठीक है। मतलब नॉर्मल लोगों को लोन नहीं देती है सरकार, किसी भी बंदे को लोन देती है, किसी भी उसको, दूसरे देशों की सरकारों को, सेंट्रल बैंक जो भी है। अब मान लो मुझे दे दिया, ठीक है, तो मैं सरकार का डेटर हूँ। तो अगर मैं पैसे लौटा दूं सरकार को, तो मैं अब सरकार का डेटर नहीं रहूंगा, और डेटर एसिड होते हैं, एसिड कम हो जाएंगे सरकार के। तो सरकार ने जिसको लोन दिया था, अगर वो सरकार के पैसे वापस कर दे तो सरकार के एसेट रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि अब उसके डेटर कम हो जाएंगे। तो कैपिटल रिसिप्ट किसका एग्जांपल है? कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जो एसेट और लायबिलिटी पे इफेक्ट डालती है। दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं होंगे। या तो एसिड पे पड़ेगा या लायबिलिटी पे पड़ेगा, दोनों पे नहीं पड़ेगा। कहीं सोचो एसिड भी कम होने चाहिए, लायबिलिटी भी, नहीं, या तो एसिड या लायबिलिटी। उसके बाद कहता है जो कैपिटल रिसिप्ट होती है, जो कैपिटल रिसिप्ट होती है, ये हमें नहीं पढ़ना, ये छोड़ दीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ना हमें। उसके बाद है बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर में क्या कहता है? अभी हमने रिसिप्ट पढ़ ली,
अब हम बात कर रहे हैं इसके दूसरे कंपोनेंट के रिगार्डिंग, जिसका नाम है बजट एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसिप्ट पढ़नी ही नहीं। कैपिटल रिसिप्ट का बेटा कोई वो नहीं है, जैसे रिवेन्यू के अंदर था ना, कैपिटल का कोई वो नहीं है, ये यही लिखे हुए हैं तीनों। कैपिटल रिसिप्ट में बस इतना ध्यान रखना है, वो रिसिप्ट जो सरकार की एसेट और लायबिलिटी पे इम्पैक्ट डालती है वो कैपिटल रिसिप्ट है। जैसे कि ये रे बोरिंग और डिसइन्वेस्टमेंट, बोरिंग से लायबिलिटी क्रिएट हो गई और डिसइन्वेस्टमेंट से एसेट रिड्यूस हो गया। बस कैपिटल रिसिप्ट का कोई कंपोनेंट नहीं होता है, इस वजह से इसमें ज्यादा कोई वो नहीं है। फिर है बजटरी एक्सपेंडिचर क्या होता है, पढ़ना जरा क्या लिखा हुआ है बजटरी एक्सपेंडिचर में। It refers to the estimated expenditure of the government on its development and non-development program or on its planned and non-planned programs during the fiscal year. देखिए बेटा कह रहा है इट रेफर टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, एस्टिमेटेड है सबसे पहली बात, तो एक्चुअल नहीं है, जो सरकार ने डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट प्रोग्राम पे खर्च किया है या प्लान और नॉन प्लान प्रोग्राम पे खर्च किया है एक साल के अंदर अंदर, वो जो है बजट एक्सपेंडिचर कहलाता है। ये बेटा तीन तरीके का होता है, पहला होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है प्लान एंड नॉन प्लान। डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है, बट उसके नाम से ही पता चल रहा है जो भी खर्चा डेवलपमेंट पर्पस के लिए किया जा रहा है वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, जो भी खर्चा नॉन डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है वो मतलब डेवलपमेंट के अलावा किसी अदर पर्पस के लिए किया जा रहा है वो नॉन डेवलपमेंट है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा होता है। जैसे रिवेन्यू रिसिप्ट है ऐसे ही रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है, वो खर्चा जो सरकार के एसेट और लायबिलिटी पे इफेक्ट नहीं डालता वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मतलब सरकार पैसा खर्च कर रही है, सरकार जो है पैसा खर्च कर रही है, यहाँ पे बेटा कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। यहाँ पे आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, क्या, जब हम रिसिप्ट की बात कर रहे थे, रिसिप्ट की, तो हम क्या कह रहे थे, रिसिप्ट के अंदर रिवेन्यू रिसिप्ट हो या कैपिटल रिसिप्ट हो, रिसिप्ट के अंदर हम क्या देखते हैं, रिसिप्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि एसेट रिड्यूस हो रहे हैं और लायबिलिटी क्रिएट हो रही है या नहीं हो रही, ये देखते हैं हम। ठीक है, इसको मैं ढंग से लिख देता हूँ, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्रिएट। एसिड को देखते हैं कि एसिड कम हो रहे हैं या लायबिलिटी क्रिएट हो रही है या नहीं हो रही, एसिड के अंदर रिड्यूस देखते हैं, लायबिलिटी के अंदर क्रिएट देखते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर की या पेमेंट की, जब इसकी बात करते हैं तो इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि जो एसिड है, क्या सरकार के पास एसिड बढ़ रहे हैं और लायबिलिटी जो है, सॉरी, आप बढ़ रहे हैं, या इसको यहाँ लिख दो, बढ़ने को यहाँ पे लिख दो क्रिएट, ठीक है, और यहाँ लिख दीजिए लायबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो रही है। यहाँ पे ये देखेंगे अब कि जो सरकार पैसे खर्च कर रही है क्या उससे सरकार के पास कोई एसिड बन के आ रहा है, कोई एसिड क्रिएट हो रहा है सरकार के पास, एसिड बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे, और लायबिलिटी कुछ कम हो रही है या नहीं हो रही। एक्सपेंडिचर में उल्टा देखना है, एसिड में देखते हैं क्रिएट और लायबिलिटी में देखते हैं डिक्रीज, रिसिप्ट में देखते हैं ये। अब देखिए वो पैसे जो सरकार ने खर्च किए और ना तो सरकार के पास कोई एसिड बन के आया, ना सरकार के ऊपर जो सरकार की लायबिलिटी ना तो वो कम हुई, ना लायबिलिटी रिड्यूस हुई, ना सरकार के पास कुछ बन के आया, वो क्या कहलाएगा आपका, वो आपका जो है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल कहलाएगा। यहाँ सीधा सीधा उसने लिखा हुआ है कि भाई डज नॉट क्रिएट एनी एसेट और डज नॉट कॉज अ रिडक्शन इन लायबिलिटी, जिससे ना तो कोई एसिड बना ना लायबिलिटी घटी। जैसे कि ओल्ड एज पेंशन देती है, हर महीने सरकार 60+ वालों बुड्ढों को पेंशन देती है, तो उससे क्या कोई सरकार के पास कोई एसिड बन के आ रहा है, कोई बिल्डिंग बन के आ रही है, कुछ भी नहीं आ रहा। कोई सरकार ने जो लोन ले रखे हैं, जो बोरिंग्स ले रखे हैं, वो कम हो रही है, कुछ भी नहीं हो रही, लेकिन हर महीने का खर्चा है, ये पेंशन हो रही है, पेंशन जाती है। तो ऐसे खर्चे जो एसेट और लायबिलिटी पे इम्पैक्ट नहीं डालते वो रेवेन्यू कहलाते हैं, और भाई ऐसे खर्चे जो अफेक्ट डालते हैं एसिड और लायबिलिटी पे वो कैपिटल। या तो सरकार को कोई एसिड बना के दे दे या सरकार की लायबिलिटी को रिड्यूस कर दें, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का कहलाते हैं। दोनों में से कोई एक होगा बेटा, दोनों नहीं होगा, बार बार बोल रहा हूं, या तो एसिड बनेगा या लायबिलिटी कम होगी। जैसे कि सरकार ने अगर किसी एमएनसी कंपनी के शेयर खरीद लिए तो भाई एसिड आ गया, उसके पास एसिड बढ़ गए,
सरकार ने नए स्कूल बनवा दिए, हॉस्पिटल बनवा दिए, प्लांट वगैरह बनवा दिए, ठीक है, ये बनवा दिया, तो सरकार के पास बिल्डिंग बन के आएगी। सरकार ने जो लोन दिया था उसके पैसे उतार दिए तो लायबिलिटी कम होगी। तो वो खर्चा जो सरकार कर रही है और उससे या तो एसिड बन के आ रहा है सरकार के पास या लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, तो भाई वो कैपिटल है, और जिससे नहीं हो रहा वो रेवेन्यू है। डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट में बता चुका हूं, हमारे सिलेबस में है नहीं, बस पढ़ लीजिए। डेवलपमेंट का मतलब होता है, डेवलपमेंट का मतलब होता है जिससे इकोनॉमी के अंदर डेवलपमेंट वगैरह होगी, जैसे कि ये सारे के सारे खर्चे, और वो खर्चे जो कोई डेवलपमेंट पर्पस के लिए नहीं है, जिससे देश की डेवलपमेंट नहीं हो रही, वो होते हैं ये वाले खर्चे। जैसे डिफेंस वाला क्वेश्चन आ गया था, डिफेंस जस्टिस, ये होते हैं नॉन डेवलपमेंट, इसी इकोनॉमी के अंदर कोई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होनी है। तो डिफेंस नॉन डेवलपमेंट में ही था ना? ये नॉन डेवलपमेंट में, वो क्वेश्चन कुछ और था। अब हम ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है, हमारे सिलेबस में है प्लान और नॉन प्लान। अब ये समझिए, वो क्वेश्चन कुछ अलग था। प्लान, प्लान क्या होता है? वो खर्चा जो सोच समझ कर किया गया है, पहले 5 ईयर प्लान चलते थे, ठीक है, तो वो खर्चा जो सरकार के 5 ईयर प्लान में मेंशन है, सरकार ने सोच समझ के, सरकार के प्लान में मेंशन है कि हाँ जी ऐसा ऐसा किया गया है, ऐसा ऐसा करना है आने वाले सालों में, तो भाई वो जो है प्लान एक्सपेंडिचर कहलाता है। प्लान का मतलब सब कुछ सोच समझ के किया गया है, सरकार को पता है ये मैंने बोला था, ये कमिटमेंट की है, ये प्लान में मेंशन है, 5 ईयर प्लान में ये मुझे करना है, तो वो प्लान एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। और वो खर्चा जो इसके नाम से पता चल रहा है, नॉन प्लान, अनप्लान जितने भी खर्चे होते हैं, जो प्लान करके बिल्कुल भी नहीं किए गए, सरकार को इसके रिगार्डिंग कुछ पता भी नहीं था कि ऐसे भी कोई खर्चे करने पड़ जाएंगे, ठीक है, वो खर्चे क्या कहलाते हैं? नॉन प्लान। भूकंप आ गया मान लीजिए, ठीक है, कहीं ज्यादा तबाही हो गई कहीं पे, तो वहां पे रिलीफ के लिए खर्चा करना पड़ रहा है, खाना पहुंचाना पड़ रहा है, कुछ भी करना पड़ रहा है। अभी कोविड हो गया, इतना खर्चा हुआ अननेसेसरी का, किसको पता था ऐसा कुछ हो जाएगा? नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, पता ही नहीं था किसी को, ना सरकार ने कहीं मेंशन कर रखा था, ना कहीं, कहीं कहीं से जुगाड़ बना के पैसों को निकाल के, कहीं से घटा के, कहीं लगा के, इस तरीके से एडजस्ट किया गया सारी की सारी चीजें। तो प्लान वो है जो सरकार ने सोच समझ के किया गया, हाँ जी ये करना है। नॉन प्लान वो जो कि अनएक्सपेक्टेड था, सरकार को खुद नहीं पता था कि मेरे को ऐसा करना पड़ जाएगा, तो उसको कहते हैं प्लान एंड नॉन प्लान। तो ये जो है एक्सपेंडिचर के एग्जांपल है। एक्सपेंडिचर 3 तरीके का होता है हमारे में, फर्स्ट और थर्ड है, इन दोनों को पढ़ लीजिएगा बस। उसके बाद है उसके बाद है, यहाँ पे लिखा हुआ है बजट डेफिसिट एंड इट्स टाइप। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, हमने बजट रिसिप्ट पढ़ ली, हमने बजट एक्सपेंडिचर पढ़ लिया, ठीक है। अब भाई मैंने बोला ये तो एक्चुअल थोड़ी है, एस्टिमेटेड है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बजट जो है ना, बजट बेसिकली 3 तरीके का होता है। जैसे कि पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं, बजट जो है, टाइप ऑफ बजट, बजट जो है ये 3 तरीके का होता है। सबसे पहला होता है बैलेंस बजट, दूसरा होता है अनबैलेंस बजट। बैलेंस कौन सा होता है? जिस बैलेंस इसके नाम से पता चल रहा है भाई, जिसमें रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर दोनों आपस में बराबर होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट की रिसिप्ट और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बराबर होंगे, वो कौन सा कहलाता है? वो कहलाता है बैलेंस बजट। मेरिट डीमेरिट नहीं पढ़नी। अब अनबैलेंस जो है, अनबैलेंस 2 तरीके का होता है। एक होता है आपका सरप्लस बजट, एक होता है आपका डेफिसिट बजट। सरप्लस का मतलब क्या होता है? रिसिप्ट ज्यादा है, खर्चे कम है, वो सरप्लस है। और डेफिसिट का मतलब क्या होता है? रिसिप्ट कम है और खर्चे ज्यादा हैं, ये डेफिसिट होता है। तो केवल इन तीनों के मीनिंग पढ़ने हैं बेटा आपको, कि भाई बैलेंस, सरप्लस और डेफिसिट, ये तीनों बजट क्या होते हैं, ठीक है बेटा। क्या कहते हैं? एक्चुअल नहीं है, बार बार कह रहा हूं, कहीं आप इसको एक्चुअल समझ रहे हो। when estimated receipt are greater than estimated expenditure it's called surplus budget। ये यहाँ पे जो भी रिसिप्ट और जो भी वर्ड यूज किया जा रहा है सब एस्टिमेटेड है, बजट के अंदर एक्चुअल का कोई रोल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि बजट तो आपको आने वाले साल के, डिफिसिट वाले भी पढ़ने हैं? क्या? डिफिसिट वाले जो भी आए थे? हाँ हाँ हाँ, वो भी पढ़ने हैं, वो तो इम्पोर्टेंट है बेटा। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आया था जो आपने गलत कर दिया था। मैं आपको ये कह रहा हूँ, यहाँ पे जितनी भी रिसिप्ट और जितनी भी पेमेंट की बात चल रही है, ये सब एस्टिमेटेड है, एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल वर्ड का बजट के अंदर पूरे चैप्टर में कहीं लेना देना ही नहीं है।
तो बजट 3 तरीके का होता है, बैलेंस, बैलेंस, सरप्लस और डेफिसिट, 3 तरीके का बजट होता है। अब ये जो डेफिसिट बजट होता है ये खुद 3 तरीके का होता है, बजट डेफिसिट एंड इट्स टाइप। अब देखिए, बजट डेफिसिट का मतलब बता दिया, टोटल ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, टोटल एस्टिमेटेड रिवेन्यू, जब सरकार का एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन हो जाता है एस्टिमेटेड रिवेन्यू से, तो वो क्या कहलाता है, डेफिसिट वाला बजट कहलाता है। ठीक है, और ये जो डेफिसिट वाला बजट होता है ये खुद 3 तरीके का होता है, रिवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। तीनों के मीनिंग और ये तीनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए बेटा। रिवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको सारी चीजें बताई कि भाई रिसिप्ट भी 2 तरीके की होती है, एक्सपेंडिचर भी 2 तरीके का होता है, रिवेन्यू नेचर का, कैपिटल नेचर का। मतलब जब ठीक, एक्सपेंडिचर ज्यादा होता था उसको। केवल रिवेन्यू नेचर का। रिवेन्यू डेफिसिट क्या है, जब केवल रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन हो जाता है रिवेन्यू नेचर की रिसिप्ट से, तो वो क्या है, रेवेन्यू नहीं सर, एक्सपेंडिचर कैसा होगा? ये लो, अभी मैंने आपको बेटा क्या पढ़ाया, अभी मैंने आपको ये पढ़ाया रिसिप्ट 2 तरीके की होती है, रिवेन्यू और कैपिटल। अच्छा हाँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल। 2 तरीके का होता है, रिवेन्यू और कैपिटल। तो इस वाले के अंदर रिवेन्यू, कैपिटल वाला। रिवेन्यू डेफिसिट के अंदर कैपिटल का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे केवल रिवेन्यू नेचर का लेना देना है। जब रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है रिवेन्यू नेचर की रिसिप्ट से, तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका रिवेन्यू डेफिसिट कहलाता है। इट रेफर टू द एक्सिस ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रिवेन्यू रिसिप्ट ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर, केवल रिवेन्यू नेचर का। दूसरा क्या है, दूसरा है फिस्कल। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है ये आपको कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। फिस्कल का मतलब क्या होता है, अब लिखा है टोटल एक्सपेंडिचर, ऊपर लिखा हुआ था टोटल रिवेन्यू और यहाँ लिखा है टोटल एक्सपेंडिचर। फिस्कल वाले के अंदर कैपिटल और रिवेन्यू दोनों की बात चल रही होती है, इसका आपको सिर्फ शॉर्ट में ध्यान रखना है। फिस्कल, फिस्कल डेफिसिट का सीधा सीधा फॉर्मूला है, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोराइंग्स। सरकार ने जितनी भी उधारियां हैं सरकार के ऊपर, सरकार ने जितना भी उधार लिया है, जितना भी लोन लिया है ना, वही आपका फिस्कल डेफिसिट होता है। तो इसको हम निकालते कैसे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट को हम माइनस कर देंगे बोराइंग को छोड़कर, मतलब रिवेन्यू रिसिप्ट भी कैपिटल रिसिप्ट भी सारी आ जाएंगी, लेकिन जो बोराइंग्स है वो छोड़ गए, क्योंकि बोराइंग्स ही फिस्कल डेफिसिट होता है। और तीसरा जो है वो है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट जो आया है उसमें से जो भी हमारे इंटरेस्ट पे किया है इस साल, पिछले साल के लोन का, वो अगर हम माइनस कर दें तो वो प्राइमरी डेफिसिट है। ये तीनों फॉर्मूले आपको लर्न रखने हैं, ये कुछ नहीं पढ़ना। रिवेन्यू डेफिसिट का मीनिंग आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट का मीनिंग पढ़ लीजिएगा कि भाई टोटल एक्सपेंडिचर जब टोटल रिसिप्ट से ज्यादा हो जाता है एक्सक्लूडिंग बोरिंग ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर, वो फिस्कल डेफिसिट है। या फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरिंग्स, ये भी फॉर्मूला है। फिस्कल बोरिंग जो सरकार ने उधारी जो लोन ले रखा है ना, वही फिस्कल डेफिसिट है। इसकी इम्प्लीकेशन जरूर पढ़ लीजिएगा बेटा, कि अगर अगर सरकार ज्यादा से ज्यादा उधार ले रही है, अगर सरकार ज्यादा से ज्यादा उधार ले रही है, लोन पे लोन ले जा रही है, तो उससे इफेक्ट क्या पड़ेगा, इससे इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन क्रिएट होती है सबसे पहली बात तो, क्योंकि मनी की सप्लाई जो है वो इकोनॉमी के अंदर बढ़ती है, ठीक है। जिससे भी लोन ले रही है, दूसरे देशों से अगर लोन ले रही है, तो हम उनके ऊपर ज्यादा डिपेंड हो जाएंगे, डिपेंडेंसी जो है वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी, और फ्यूचर जनरेशन पे जो है वो बर्डन आ जाएगा। इन तीनों डेफिसिट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो डेफिसिट है वो फिस्कल वाला ही है बेटा, तो फिस्कल वाले को आप बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाएंगे, और कुछ नहीं पढ़ना। फिस्कल डेफिसिट का मीनिंग, फिस्कल डेफिसिट की इम्प्लीकेशन एंड फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला, ये मैंने आपको बता दिया। रिवेन्यू का मीनिंग, रिवेन्यू का फॉर्मूला, एंड प्राइमरी डेफिसिट का मीनिंग पढ़ लेंगे कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट, और ये इसका फॉर्मूला। बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना, थ्योरेटिकल भूल जाइए, थ्योरेटिकल आपको कुछ नहीं पढ़ना। तो यहाँ पे जो है ज्यादा से ज्यादा आप ये पढ़ लीजिएगा, ये आप एक लाइन ये पढ़ लीजिएगा कि ये किस चीज को इंडिकेट करता है। ये आपको ये इंडिकेट करता है कि अभी सरकार को इंटरेस्ट को छोड़कर अभी करंट में कितनी बोराइंग की जरूरत है, और अगर जो है
बस ये ध्यान रखिएगा, इतना काफी है इसके बारे में। तो ये जो है ये हो गए आपके डेफिसिट बजट के टाइप। ठीक है, टाइप बजट 3 तरीके का होता है, बैलेंस, सरप्लस और डेफिसिट। बैलेंस क्या होता है? जब दोनों बराबर हैं। सरप्लस क्या होता है? जब रिसिप्ट ज्यादा है। डेफिसिट क्या होता है? जब रिसिप्ट कम है। और डेफिसिट खुद 3 तरीके का है, रिवेन्यू, फिस्कल और प्राइमरी। तीनों के फॉर्मूले, रिवेन्यू का मीनिंग, प्राइमरी का मीनिंग और फिस्कल के बारे में ज्यादा पढ़ना है। फिस्कल का मीनिंग भी पढ़ना है, इसकी इम्प्लीकेशंस भी पढ़नी है बस। और ये मेजर वगैरह ये सब आप छोड़ सकते हो, ये कुछ नहीं आएगा। ये हो गया आपका पूरा का पूरा गवर्नमेंट बजट।